सभी को सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। भाई बहनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। लिविंग विद कोविड-19, दिस वाज एक्चुअली द टॉपिक फॉर आवर नेशनल वेबिनार, जिसके बारे में मैं पोस्ट लॉकडाउन स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में आप सब लोगों से बात करने वाला हूं। मुझे ऐसा लगा ये जो विषय है आम आदमी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एजुकेटेड के लिए। इसलिए मेरा टाइटल है पोस्ट लॉकडाउन स्वास्थ्य चुनौतियां हर एक के लिए। उसमें कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसके लिए मेरा ये लेक्चर लागू नहीं होगा, हर एक के लिए है। बात यह है दोस्तों, शासन और प्रशासन हमारे स्वास्थ्य के लिए जुटी हुई है और उन्हें लगता है कि हमारे देश का हर एक आदमी स्वस्थ रहे। इसलिए कुछ नियमों को लेकर शासन और प्रशासन हमारे पीछे पड़ी है। ऐसा हमें लगता है, पीछे पड़ने की तो कोई बात नहीं। हर एक को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती ही है। उस हिसाब से हर एक प्रशासन ने जो दिए हुए नियम है उसका पालन कर रहा है। ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें अब भी उस बात का सीरियसनेस नहीं है और उस गिने चुने लोगों की वजह से शायद ही हम सब लोग परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कोविड-19 जो कुछ बात है, जो कुछ सिनेरियो है, आज पूरी दुनिया में उसकी बात फैली हुई है। एक पैंडेमिक का डर है कोविड-19 का हमारे सबके दिलों में। वो कितना डर अपने दिलों में होना चाहिए, डर से हम कितने बाहर आना चाहिए, हम शासन ने दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शासन के नियम पालना हमें बोझ है, हम क्यों पाले, उन लोगों से मेरी मुझे कहना है कि कोविड-19 को अगर आप अपने तहे दिल से समझ ले, क्या है कोविड-19, किससे होता है कोविड-19, कोविड-19 के लक्षण क्या है, कैसे फैलता है कोविड-19, क्या उस पर कोई टीका है, वैक्सीन है, दवाइयां है, अगर नहीं है तो क्या हम बच नहीं सकते कोविड-19 से? अगर बचना है, हर एक को बचना है कोविड-19 से, अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? शासन कहता है इसलिए करना, ये गलत बात है। हमें क्यों नहीं लगता हमारे दिल से कि ये हम करें? हमें सबको बचना है, मुझे बचना है, दूसरों को बचना है। दूसरे भी तो कौन है? हमारे रिश्तेदार है, भाई बहन है, माँ बाप है, घर में हुए बुजुर्ग लोग हैं, दोस्त अहबाब है, पड़ोसी है। इन सब लोगों को भी बचाना है हमें। जब तक इस कोविड-19 को हम समझते नहीं, तब तक शायद इन लोगों को ये प्रशासन की तरफ से जो कुछ नियम आ रहे हैं उनको बोझ लगता है। उनको मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन सब लोगों को ये कोविड-19 क्या है इसकी जानकारी मैं दे सकूं। कोई भी रोग जब हम पहचानते हैं, टाइफाइड क्या है, कॉलेरा क्या है, सार्स क्या है, मलेरिया क्या है, तो रोग को पहचानने में एक सुविधा ये होती है कि उस रोग के कुछ लक्षण होते हैं। अगर लक्षण को हम जानते हैं तो उस रोग को पहचानते हैं। तो ये कोरोना और कोविड-19, कोरोना डिसीज, कोरोना बीमारी, जिसको हम आज समाज में इस नाम से जानते हैं, या कोविड-19, ये टेक्निकल नेम है उसको, उस नाम से जानते हैं। तो ये क्या बीमारी है, इसको अगर जानना होगा तो उसके लक्षण हमें जानने होंगे पहले। जब उसके लक्षण हमें समझेंगे तब हमें समझेगा कि ये कोविड-19 क्या है।
ये कोरोना क्या है। लक्षण जानने के लिए अगर 100 लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं वो हमारे सामने होंगे, तो उसमें से लगभग 81% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ भी लक्षण नहीं दिखते। हम लोग जैसे तंदुरुस्त होते हैं, निरोगी दिखते हैं, वैसे ही वो लोग जो इस 81% में है, वो लोग तंदुरुस्त निरोगी दिखते हैं। ये बहुत डेंजरस ग्रुप है 81% वाला। या तो फिर उनमें सिर्फ सौम्य रोग के लक्षण दिखते हैं, कोई जटिलता नहीं होती उनमें। बचे हुए जो 19% लोग हैं, कोरोना से संक्रमित लोगों में से जो बचे हुए 19% लोग हैं, तो उस 19% लोगों में से 14% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें गंभीर बीमारियां होती है और जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। कभी कभार गंभीरता और गंभीर बन जाने के बाद ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। और 5% ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें शायद आईसीयू की जरूरत होती है। तो ये 19% लोग जो है, वो जब उन्हें पता चलता है लक्षणों को देखने के बाद या कोई टेस्ट करने के बाद कि उन्हें कोरोना हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। और हॉस्पिटल से कब बाहर आ जाते हैं? जब उनकी कोरोना टेस्ट निगेटिव आ जाती है, तब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। ये लोग जब कोरोना निगेटिव दिखते हैं, तब उनसे शायद ही कोई धोखा इस समाज को होता है। मगर ये जो 21% लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित है और कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं, वो लोग हमारे समाज में काफी हद तक कोरोना वायरस का संक्रमण कर सकते हैं। तो हमें जो बचना है वो इस 21% लोगों से बचना है, क्योंकि ये 21% लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो तंदुरुस्त है, वो शायद हमारे सामने कोई बाजार में होगा, कोई दुकान में होगा, घर में भी हो सकता है, अपने रिश्तेदारों में हो सकता है, वो इस 21% में से। सो हमें जो बचना है वो इस 21% लोगों से बचना है। आज ये कहा जाता है कि हमें कोविड 19 के साथ, कोरोना के साथ आगे अपनी लाइफ बितानी है। सच है भाइयों, इस वायरस के साथ हमें कुछ सालों तक शायद हमारी लाइफ हमें बितानी होगी, मगर ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ लॉन्ग ये हमें कोरोना वायरस के साथ हमारी जिंदगी बितानी होगी। ऐसा थोड़ी होना है। क्योंकि पोलियो था, चला गया। ऐसे कुछ स्मॉल पॉक्स था, चला गया, वो वायरस तो अभी है नहीं। शायद फ्यूचर में ऐसा ही होगा, ये कोरोना जो है आज चला जाएगा। मगर अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि हमें इस कोरोना के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। तो देखते हैं पहले ये कोरोना के लक्षण क्या है। देखिए भाई, जो 19% लोग हैं, उनके अंदर जब भी कभी लक्षण दिखाना शुरू हो जाता है, उसके पहले संक्रमण होने के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसको लेटेंट फेज कहते हैं, लेटेंट पीरियड कहते हैं। तो वो लेटेंट पीरियड जो है वो 2 दिन से 14 दिन तक हो सकता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई आदमी संक्रमण के बाद 2 दिन के बाद भी उसके लक्षण दिखा सकता है, या कोई आदमी 10 दिन के बाद भी लक्षण दिखा सकता है, या कोई आदमी 14 दिन के बाद भी लक्षण दिखा सकता है। कोई आदमी 14 दिन के बाद लक्षण अगर नहीं दिखाता है तो खुद ब खुद वो ठीक भी हो जाता है। वो 21%, 81% में है। 19% में लोग अक्सर 14 दिन तक के पीरियड में कभी ना कभी उसके लक्षण दिखाते हैं। तो क्या है लक्षण? खांसी। ये कोई स्पेशल लक्षण कोरोना के लिए है नहीं, काफी बीमारियों में हमें खांसी दिखती है, मगर खांसी ये कोरोना का भी लक्षण है, कोविड 19 का लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी कोविड 19 का लक्षण है। बुखार, तेज बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, मतलब अपना पूरा शरीर में दर्द महसूस कर सकते हैं लोग, गले में खराश महसूस कर सकते हैं। इंडिया में, भारत में ये नया लक्षण दिखने लगा है, जिसमें कोरोना संक्रमित लोग किसी गंध या स्वाद को टेस्ट नहीं करते हैं, जानते नहीं है। तो ये इंडिया में दिखने वाला नया लक्षण है, किसी गंध का या स्वाद का न आना। कभी कभार कुछ कम सामान्य लक्षणों में मतली, जिसे नौसिया कहते हैं, कि एक फीलिंग ऑफ इलनेस जिसको कहते हैं, उल्टी आना या दस्त होना, डायरिया जिसको कहते हैं, उस वो भी लक्षण कभी कभार इसमें दिखते हैं। कुछ गंभीर मामलों में एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब
तीव्र श्वसन संकट भी पैदा हो सकता है, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। जब तीव्र श्वसन संकट पैदा होता है तो अपने लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, वो शरीर के जो विविध अंग है उस अंगों तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुअंग विफलता, जिसको मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहते हैं, वो भी कभी कभी गंभीर मामलों में दिख सकता है। अगर बच्चों में देखें तो वयस्कों के मामले में, वयस्कों की तुलना में बच्चों के लक्षण कुछ डिफरेंट नहीं है, भिन्न नहीं है, समान लक्षण होते हैं। आमतौर पर हल्की बीमारी होती है बच्चों में, मगर एक खास बात बच्चों में यह है कि जिसको डेथ का रेशो, डेथ का प्रोपोर्शन कहते हैं, मॉर्टेलिटी टेक्निकल लैंग्वेज में जिसको करते हैं कहते हैं, तो बच्चों में वो लगभग 0% है। जब भी कोई बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसके बचने के चांसेस 100% होते हैं। डेथ रेट बच्चों में लगभग 0% होता है। पहले दिन अगर तुम देखोगे तो मरीजों को बुखार का अनुभव होता है, संभवतः थकान, मांसपेशियों में दर्द, सूखी खांसी भी होती है। उसके पहले कोरोना के संक्रमण के बाद दस्त भी कभी दिखते हैं, मतली मतलब नौसिया हो सकता है। 5वें दिन जो मरीज अधिक उम्र के हैं, मतलब जिन्हें हाई रिस्क मरीज कह सकते हैं, कि जिन्हें डायबिटीज है, उम्र ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, और कुछ लंग्स की, फेफड़ों की बीमारियां है, सांस लेने में पहले ही से तकलीफ है, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना आने के पहले ही से तकलीफ है, तो उन लोगों में रुग्ण की स्थिति और उनमें सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो सकती है। सांस की तकलीफ वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है 7वें दिन, क्योंकि जब तक आदमी ज्यादा बीमार हो सकता है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत तब पैदा होती है। और मरीजों के लक्षण जब कम होने लगते हैं, 8वें दिन क्या होता है, गंभीर मामलों में तीव्र श्वसन संकट, अगर मामला गंभीर है, मतलब शरीर अगर उस कोरोना वायरस को प्रतिकार नहीं कर रहा है और वो तीव्र संकट में है, तो उस वक्त तीव्र श्वसन संकट मतलब जिसमें आदमी को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है और जहां उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, उस प्रकार उस टाइप के लक्षण विकसित होते हैं, जहां फेफड़ों द्वारा विभिन्न अंगों को भी पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान नहीं होता, और इसलिए फिर मल्टी ऑर्गन फेल्यूर लक्षण भी दिख सकता है। 10वें दिन में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ जिस मरीजों को ज्यादा बढ़ती है, उन मरीजों को शायद आईसीयू में प्रवेश करते हैं। वहां की इंस्ट्रूमेंटेशन की फैसिलिटी, उसकी जरूरत उस आईसीयू में जाने के बाद उस शायद मरीज को मिल सकती है। और 12वें दिन में, जबकि अगर मरीज नॉर्मल है, आमतौर पर ये सब बीमारियों के लक्षण खत्म होने लगते हैं, खांसी खत्म होने लगती है, और जीवित बचे लोगों में लगभग 13 दिनों के बाद सांस लेने की कठिनाइयां भी खत्म हो सकती है। जबकि अगर वो मरीज सचमुच में किसी दूसरे संक्रमण की वजह से ठीक नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जैसे कि मैंने बताया, उसको कोरोना कोरोना के पहले ही सांस लेने की तकलीफ है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें कभी कभार मृत्यु भी दिख सकता है। मगर जब मृत्यु होना है तो वो मृत्यु होने के लिए, कोरोना की वजह से अगर मृत्यु हो रहा है तो 18 या 19 दिन तक की आवश्यकता लगती है शायद। और अगर वो मरीज किसी दूसरी बीमारी की वजह से ज्यादा त्रस्त है, ज्यादा ग्रस्त है, तो वो मरीज कभी कभार 15 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती है। अब देखेंगे कि ये कोविड 19 कैसे फैलता है, हाउ इज एक्चुअली कोविड 19 स्प्रेड। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस पर मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं, क्योंकि इसी में ही हमें कोविड 19 से बचने की सलाह शायद मिल सकती है। आमतौर पर जो भी कुछ बीमारियां होती है वो कैसे फैलती है, बीमारियां मतलब जो बीमारियां कीटाणुओं से, रोगाणुओं से, बैक्टीरिया से या वायरसेस से हो सकती है, तो वो बीमारी कैसे फैलती है। ये जो यहाँ पे चित्र लिया है मैंने, इस चित्र में दिखाया गया है कि एक मरीज बेड पे सोया हुआ है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, और दूसरा एक निरोगी व्यक्ति उसके बाजू में खड़ा है। जब ये रोगग्रस्त व्यक्ति, जैसे कि समझो अभी इस केस में कोरोना के बारे में बात चल रही है, उसके खांसी द्वारा, छींक द्वारा, या जब कभी वो व्यक्ति बात करता है, सांसों के द्वारा उसके शरीर से जब ये कीटाणु बाहर आते हैं, तो ये रोग संक्रमण के लिए पहला चरण होता है। कोई भी रोग इस 3 चरण के
थ्रू ही संक्रमित होता है। तो पहले चरण में ये सब कीटाणु रोगग्रस्त व्यक्ति से बाहर आना जरूरी होता है। दूसरा चरण होता है कि इस कीटाणुओं की यात्रा, जब रोगग्रस्त शरीर के बाहर ये कीटाणु आ जाते हैं, ये रोगाणु आ जाते हैं, तो निरोगी व्यक्ति के संपर्क में आने के लिए उस कीटाणुओं को एक यात्रा करनी पड़ती है। जैसे कि पानी की बीमारियां जो है, उस कीटाणुओं की यात्रा पानी से होती है। हवा से जो बीमारी फैलती है, उस कीटाणुओं की यात्रा हवा से होती है। या किसी अन्न से उस बीमारी को फैलना होता है, तो उस कीटाणुओं की यात्रा अन्न से होती है। तो ये दूसरा चरण है कि कीटाणुओं की यात्रा रोगग्रस्त व्यक्ति से निरोगी व्यक्ति तक होना है। इसी में उसका उत्तर छुपा है कि हमें अगर कोरोना से बचना है, हमें अगर कोविड-19 से बचना है, तो ये दूसरे चरण को ध्यान देना है। ये कीटाणु की यात्रा कैसे चल रही है, कितने डिस्टेंस तक ये कीटाणु उनकी यात्रा कर सकते हैं, कहाँ तक उनकी यात्रा खत्म हो सकती है, मतलब कहाँ के आगे, किसके आगे ये कीटाणु पहुंच नहीं सकते, या किस द्वारा ये कीटाणु पहुंचते हैं। इसको अगर हम समझ लें, तो हमें कोविड-19 से बचने का शायद ही कोई तरीका मिल जाए। उसका उत्तर, उचित उत्तर हमारे पास होगा शायद। जब ये कीटाणु की यात्रा खत्म होते होते उनके मरने से पहले किसी निरोगी व्यक्ति के शरीर तक पहुंचते हैं। सिर्फ शरीर तक पहुंचना जरूरी नहीं है, उस शरीर में जो कुछ उचित अंग होते हैं, जैसे कि अगर टाइफाइड फैलना है, तो टाइफाइड को अपने पेट में आना, उस टाइफाइड के कीटाणुओं को अपने पेट में आने की जरूरत होती है। अपने त्वचा पे अगर टाइफाइड के कीटाणु कोई लगे, तो उससे ये संक्रमण नहीं होता। तो उचित अंगों पर कीटाणु का पहुंचना जरूर होता है। जैसे कि इस कोरोना में ये जो उचित अंग है, वो है अपनी सांस लेने वाली नाक, सांस लेने वाला मुंह, और आंखों का भी कोई कनेक्शन अपने अपने श्वसन प्रणाली से है, श्वसन संस्था से है, क्योंकि आंखों में से एक चैनल है, वो चैनल अपनी श्वसन संस्था में खुलता है। तो अगर कोई वायरस, कोरोना वायरस आंख में चला जाता है, या नाक में चला जाता है, या मुंह में चला जाता है, तो उस कोरोना वायरस को अपने उचित अंगों तक पहुंचना इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। यह है तीसरा चरण। मतलब पहले चरण में कीटाणुओं को रोगग्रस्त व्यक्ति से बाहर आना है, दूसरे चरण में कीटाणुओं को एक यात्रा करनी है, तीसरे चरण में उन कीटाणुओं को, जो निरोगी व्यक्ति है, उस निरोगी व्यक्ति के उचित अंगों तक पहुंचना है। जब ये तीनों चरण पूरे हो जाते हैं, तो निरोगी व्यक्ति का शरीर भी उन कीटाणुओं को अपने शरीर में आने नहीं देता है, क्योंकि निरोगी व्यक्ति में भी ऐसे 3 डिफेंस पार्ट्स है। जैसे कि पहला डिफेंस है कि अपने स्किन में, अपने त्वचा के ऊपर जब ये कोई कीटाणु लग जाते हैं, तो त्वचा उन कीटाणुओं को मारने का प्रयास करती है। या समझो अपने मुंह में आने लगते हैं, तो अपने मुंह में भी ऐसे कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, मतलब इस जीवाणु को मारने वाले कुछ सब्सटेंसेस अपना मुंह पैदा कर सकता है, सलाइवा में पैदा कर सकता है। उसकी वजह से उन जीवाणु का संक्रमण कम हो जाता है। या नाक से अंदर आना है, तो नाक से अंदर आने की भी जटिलता है, कीटाणु ऐसे इजीली अपने नाक से अंदर श्वसन संस्था तक नहीं पहुंच सकते। तो यह है पहला डिफेंस। उसके बाद जब कीटाणु अपने त्वचा से अंदर जाते हैं, या पेट में पहुंचते हैं, या श्वसन प्रणाली में पहुंचते हैं, तो दूसरा डिफेंस सिस्टम वो बॉडी ऑपरेट करती है, जिस डिफेंस सिस्टम में कोई स्राव होता है, तो उस स्रावों के वजह से उस कीटाणुओं को खाया जाता है, मारा जाता है। उसके भी बावजूद अगर कीटाणु अपने त्वचा के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब श्वसन प्रणाली के अंदर कभी पहुंचता है, तो वहां पे थर्ड लाइन डिफेंस होता है। उस थर्ड लाइन डिफेंस के बारे में थोड़ा और जानकारी देने के लिए मैं कुछ थोड़े स्लाइड्स के बाद आपसे बात करने वाला हूं। तो जब निरोगी व्यक्ति इस कीटाणुओं के कांटेक्ट में आ जाता है, तो निरोगी व्यक्ति भी उससे फाइट करता है। मगर अगर कीटाणु ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा जोरदार है, तो कीटाणु शायद उस निरोगी व्यक्ति पर अटैक करता है। और जब कीटाणु हमारे बॉडी पर अटैक करता है, तब वो निरोगी व्यक्ति भी रोगग्रस्त होता है। तो इन तीनों चरण के अंदर इस कीटाणु का, मतलब रोग का फैलाव हो सकता है। तो कोरोना का इस तीनों चरण से क्या कोरिलेशन है, कैसा रिश्ता है, कैसे फैलता है कोरोना और कोविड-19? मुख्य मुख्य रूप से ये कोरोना जो फैलता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे काफी रोग है, काफी बीमारियां हैं, जो अपने श्वसन प्रणाली से
संबंधित है, तो वो जो बीमारियां हैं वो हवा से फैलती हुई दिखती है। मगर कोरोना जो है वो कोरोना हवा से फैलता नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर तक है। 2 मीटर के बाद उसकी यात्रा खत्म हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर ये दो व्यक्ति 6 फुट के अंदर, मतलब 2 मीटर के अंदर 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 अगर पास में खड़े हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस कोरोना का संक्रमण हो सकता है, कोविड 19 का संक्रमण हो सकता है। इसके लिए निकट संपर्क की जरूरत होती है। लगभग 6 फीट के भीतर वो दो व्यक्ति का होना जरूर होता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बातचीत करता है, देखिए मैंने कहा है संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है, संक्रमित व्यक्ति इसका मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो लक्षण दिखाता है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर लक्षण नहीं दिखाता है तब भी वो जब खांसता है, लक्षण दिखाने वाला व्यक्ति अगर खांसता है और छींकता है तो वो बहुत डेंजरस बात है। मगर अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है कोरोना से मगर लक्षण नहीं दिखा रही है और वो व्यक्ति कोई खांसता है, छींकता है, बातचीत करता है, उस समय उसके सांस से जो कुछ बूंद बाहर आते हैं, मॉइस्चर जो बाहर आता है, उसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो इस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से अभी हर आदमी मास्क पहनता है। मास्क पहनने के बाद जो लोग अपने आंख पर स्पेक्ट लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उन लोगों को ये पता चलता होगा कि उस मास्क से जो हवा बाहर निकलती है, उस हवा की बूंदे अपने ग्लास पे जमा होती है। इसका मतलब जब हम सांस लेते हैं, बात करने की भी जरूरत नहीं, खांसने की, छींकने की कोई जरूरत नहीं है। जब बात हम करते हैं तब भी हमारे मुंह से ऐसी बूंदे बाहर निकलती है। छोटी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, सूक्ष्म हो सकती है, लेकिन ये बूंदे बाहर जरूर निकलती है। तो उनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो इन कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो इस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हो जाता है। ये बूंदे जो बाहर निकली हुई है, जिस ड्रॉपलेट्स में कोरोना वायरस मौजूद है, ये ड्रॉपलेट्स उन लोगों के मुंह या नाक में उतर सकती है जो पास में खड़े हैं, 6 फीट के डिस्टेंस के अंदर खड़े हैं, उसके निकट खड़े हैं, या ये बूंदे उस आदमी के सांस से डायरेक्ट उनके फेफड़ों में भी जा सकती है। हाल ही में कुछ अध्ययनों ने ऐसा सुझाव दिया है कि कोविड 19 उनके द्वारा भी फैल सकता है जो लक्षण नहीं दिखा सकते। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप जो है ये ज्यादा भयावह ग्रुप है, जो लक्षण नहीं दिखाते हैं। अगर पास में खड़ा है हमें पता नहीं होगा कि ये कोरोना ग्रस्त है, क्योंकि लक्षण नहीं दिखा रहे। और उनसे उनसे शायद हम हाथ मिलाएंगे, उनसे शायद हम बात करेंगे, वो व्यक्ति शायद खांसेगा, शायद छींकेगा और हमें उस कोरोना वायरस का संक्रमण करेगा। तो ये जो है इसी तरह से कोरोना संक्रमित हो जाता है। इस चित्र में मैंने दिखाया है कि एक व्यक्ति खांसता है या छींकता है और दूसरी व्यक्ति उसके पास खड़ी है जो 6 फीट के अंदर खड़ी है, और खांसने वाला व्यक्ति ये कोरोना वायरसेस को ड्रॉपलेट्स के जरिए बाहर फेंक रहा है। जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, जो व्यक्ति लक्षण दिखा रहा है, वो व्यक्ति अगर खांसे या छींके तो लगभग 200 करोड़ कोरोना वायरस फेंक सकता है। उसकी छींक से या खांसी से 200 करोड़ वायरसेस वो बाहर फेंकता है। अभी 200 करोड़ वायरसेस जब बाहर फेंकता है, 200 करोड़ विषाणु जब बाहर फेंकता है, तो वो कभी ग्रुप में होते हैं, कभी सिंगल होते हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स है, उस ड्रॉपलेट्स की साइज ये तय कर सकती है कि वो ड्रॉपलेट निकट व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं या वो ड्रॉपलेट उस व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले ही नीचे गिर सकते हैं। अगर ड्रॉपलेट बड़े हो गए तो ड्रॉपलेट नीचे गिर सकते हैं, तो उस व्यक्ति के संपर्क में आने की कोई चांसेस ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। ड्रॉपलेट्स अगर छोटे हैं, हवा में तैरते हैं थोड़े वक्त के लिए, तो वो जरूर उस सामने और निकट वाले व्यक्ति के नाक में जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं, उसके सांस के जरिए या आंख के जरिए उसके श्वसन प्रणाली में जा सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस बात है। तो ये एक मुख्य बात है जिसकी जिसकी वजह से ये कोरोना संक्रमित हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने एक श्वसन प्रणाली दिखाई है जहाँ पे नाक है, मुंह है, आंख से भी उसको संक्रमित हो सकता है कोरोना वायरस। और ये कोरोना वायरसेस देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि उसके श्वसन संस्था में ये कोरोना वायरसेस उसके फेफड़ों में जाके पहुंचे हैं। फेफड़ों में जाने से पहले कुछ समय तक कोरोना वायरसेस उसके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, श्वसन संस्था की थोड़ा सा ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो
अपने मुंह खोलने के बाद जो पोर्शन दिखता है या नाक का पोर्शन जो होता है उसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ऊपर की पोर्शन में ये वायरसेस कुछ समय तक वहां पे लगे रहते हैं। उसके बाद ये वायरसेस का संक्रमण फेफड़ों तक जा पहुंचता है। अभी कुछ संशोधन से ऐसे दिखा है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस का संशोधन है, लेकिन इसको ऐसे ही कोरोना वायरस के लिए कोरिलेट हम कर सकते हैं। तो लगभग 1000 वायरसेस हमारे श्वसन प्रणाली में आने की आवश्यकता होती है। 1000 वायरसेस। और मैंने पहले स्लाइड में ये दिखाया है, पहले चित्र में ये दिखाया था कि एक आदमी जब खांसता है, संक्रमित आदमी जब खांसता है या छींकता है, तो वो लगभग 200 करोड़ वायरसेस बाहर फेंकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 200 के 200 करोड़ वायरसेस सामने निकट वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। काफी वायरसेस उसके नीचे गिरते हैं, मगर कुछ वायरसेस जब उस निकट वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये लगभग तय है कि 1000 वायरसेस उस निकट वाले व्यक्ति के अगर संपर्क में आते हैं, तो उस 1000 वायरसेस को लेकर जब वो निकट वाली व्यक्ति कभी सांस लेती है, तो ये 1000 वायरसेस उसके श्वसन प्रणाली में जा सकते हैं और वो जो निकट वाला व्यक्ति है जो पहले निरोगित था, वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। अभी देखिए, समझो अगर निकट वाला संक्रमित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जो है, वो कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है, खांस रहा नहीं, छींक भी नहीं रहा है, सिर्फ बात कर रहा है, तो वो 200 करोड़ वायरसेस नहीं फेंकता है, कुछ कम वायरसेस फेंक सकता है। या कोई सपोज समझो हम किसी ऐसी जगह में गए हैं कि जहां पे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, और वहां से हम ऐसे ही बाइक से तुरंत गुजरे, वहां से हम पास हुए, तो वहां कितनी बार हम हमारी सांस लेते हैं, या किसी रूम में हम हैं और उस रूम में अगर जैसे कि कोई कोरोनाग्रस्त व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है, तो वो कोरोनाग्रस्त व्यक्ति अगर उसकी सांस द्वारा कुछ वायरसेस कंटिन्यूअसली जब वो सांस छोड़ता है, उस वायरसेस को हमारे घर में छोड़ सकता है, तो उस छोड़ने के बाद अगर वो वायरसेस इकट्ठा हो सकते हैं, तो और उस हवा में हम हमारी सांस ले रहे हैं, और समझो एक सांस में कितने वायरसेस आ जाते हैं, तो 10 वायरसेस समझ लो। उस हवा में जो नंबर है वायरसेस का, उसके हिसाब से हम जब सांस लेते हैं, कोई निरोगी व्यक्ति सांस लेता है, तो कितने वायरसेस आ जाते हैं, तो 10 वायरसेस समझो आ जाते हैं। तो हमें कितनी बार सांस लेनी है? 1000 वायरसेस हमारे श्वसन प्रणाली में आने के लिए, तो कम से कम 100 बार हमें सांस लेनी है। तो उतने टाइम तक हमें उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहना है, या उस हवा में हमें जुड़े रहना है, उस रूम में हमें जुड़े रहना है। अगर उससे कम नंबर है हवा में, तो शायद 100 से भी ज्यादा सांसों की शायद आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जब हम कहीं से पास हो जाते हैं, किसी को क्रॉस करके तुरंत ही निकल जाते हैं, तो संक्रमण की संभावना कम होती है। मगर जब हम ग्रुप में होते हैं, जैसे कोई मीटिंग्स चल रही है, मीटिंग्स में कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, मगर उसको भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं, कुछ लक्षण नहीं दिखा रहा है, और मीटिंग्स में हम काफी देर तक एक दूसरे के साथ में मौजूद हैं, तो संभव है कि कोरोना वायरस का संक्रमण वहां हो सकता है। हवा कैसी चल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संक्रमित व्यक्ति से हवा तुम तक चल रही होगी, किसी निरोगी व्यक्ति तक चल रही होगी, तो संक्रमण की ज्यादा संभावना है। अगर संक्रमित व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे बैठा है कि जहां हवा वहां से बाहर जा रही है, तो संक्रमण की संभावना बहुत कम हो सकती है। तो ये सब जो घटक है, इनको ध्यान में रखते हुए इस वायरस का संक्रमण कैसे होता है, ये बेसिकली हम समझ सकते हैं, मूल रूप से हम समझ सकते हैं। इसलिए गैदरिंग्स जो है, मतलब मीटिंग्स हैं, या किसी फ्यूनरल में जाना है, या कोई से फेस्टिवल है, त्योहार है, त्योहार में किसी जाना है जहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं, या थिएटर में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो ये बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे कितने लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं। ये सब बातों को अगर ध्यान में रख लिया जाए, तो शायद हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे सांस में ये वायरस कम से कम नंबर में पहुंचे या ना पहुंचे, तो इसका हम जरूर प्रयास कर सकते हैं। जब ये वायरसेस हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं, तो
यहाँ पे मैंने दोनों भी फेफड़े दिखाए हैं, सामान्य फेफड़ा दिखाया है, सामान्य फेफड़े दिखाए हैं। हमारे शरीर में, हर एक के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो सामान्य फेफड़े जो है, यहाँ पे ये एक्सरे फोटोग्राफ से सामान्य फेफड़ों की देखिए, एक्सरे फोटोग्राफ एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मगर अगर संक्रमित फेफड़ों को देखोगे, तो इस संक्रमित फेफड़ों में ये वायरस का संक्रमण जब हो जाता है, तो काफी मतलब काफी मात्रा में उस फेफड़ों में उस वायरस के संक्रमण की वजह से, जब ये फेफड़े उस वायरस को बाहर फेंकने की प्रयास कर सकते हैं, तो वहां पे म्यूकस सीक्रेट हो सकता है, उसका स्राव पैदा हो सकता है। और जब ये म्यूकस सीक्रेट हो सकता है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो ये जब वहां पे स्राव पैदा होता है, तो उस स्राव की वजह से ऑक्सीजन जब हवा से सांस के द्वारा लिया जाता है, तो उस ऑक्सीजन को ब्लड तक, अपने रक्त तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। और वो ऑक्सीजन जितनी मात्रा में लेना चाहिए उतनी मात्रा में हमारा शरीर लेता नहीं, और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। हमारे शरीर के विविध अंग जो है, उन अंगों तक जितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ऑक्सीजन उन अंगों तक पहुंचती है। तो ये होता है कोरोना में, और हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर यदि कोई व्यक्ति, ये एक मार्ग है, जैसे कि डायरेक्ट है, मतलब एक आदमी के श्वसन प्रणाली से ये कोरोना वायरस बाहर आ जाता है और दूसरी आदमी के श्वसन प्रणाली में घुस जाता है। मगर दूसरा एक संक्रमण का तरीका भी है, दूसरा एक संक्रमण का मार्ग भी है, जहां पे रोगी आदमी के श्वसन प्रणाली से वायरस बाहर तो आ जाता है, मगर डायरेक्ट निरोगी आदमी के श्वसन प्रणाली में हवा से या ड्रॉपलेट से डायरेक्ट नहीं पहुंचता। तो दूसरा जो मार्ग है, उसमें कैसे पहुंचता है? यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में खींचता छींकता है या खांसता है, आपको मैं बोल चुका हूं कि बता चुका हूं कि अगर संक्रमित व्यक्ति कोई खांसता है या छींकता है, तो 200 करोड़ वायरसेस वो बाहर फेंकता है, एक छींक में या एक खांस में। तो जब हाथ में खांसता है, हाथ में छींकता है, तो लगभग 200 करोड़ वायरसेस उसके हाथ में आ जाते हैं। अगर 200 के 200 करोड़ नहीं है, तो काफी मात्रा में उसके वायरसेस, ये विषाणु उसके हाथ में आ जाते हैं। और ये आदमी, अगर कोई रिस्क पैदा कर सकता है, तो ये आदमी जो उसके आस पास ऐसे कुछ सतह हैं, जो सरफेसेस हैं, जैसे कि हैंडल है, डोर का हैंडल है, पानी के नल है, हाथ धोने के लिए चला गया, पानी के नल को उसने स्पर्श कर दिया, पेन है। काफी बार, काफी समय में, मतलब काफी बार ये दिखता है हमें कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति आता है, हमें लगता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग में है। और अगर समझो मुझे किसी ने कहा कि सर आपका पेन प्लीज, मैं बैंक में हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग है, और कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि सर आपका पेन प्लीज, तो मैं मेरा पेन उसको दे देता हूँ। और वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हमारा पेन लेता है, उसके पहले उसने उसके हाथ में खांसा हुआ होता है, छींका हुआ होता है, और काफी नंबर में जो वायरस से, कोरोना वायरस से उस पेन को लग जाते हैं, ये हमें पता नहीं चलता। और वो पेन जब हमें देता है, मुझे देता है, तो मैं पेन को मेरे हाथ में ले लेता हूँ, और उस हाथों से मैं मेरे नाक को मसलता हूँ, मेरे मुंह को मसलता हूँ, आंख को मसलता हूँ। तो ये जो 200 करोड़ वायरसेस उसके हाथ में थे, उसमें से कुछ लाखों वायरसेस उस पेन पे पहुंचते हैं। उस लाखों, कई लैक्स वायरसेस में से कुछ लाखों वायरसेस मेरे हाथ में पहुंचते हैं, और उसमें से कुछ हजार वायरसेस मेरे नाक में लगते हैं, मुंह पे लगते हैं, आंख में लगते हैं, और हजार वायरसेस, 1000 वायरसेस फिर मेरे श्वसन प्रणाली में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। या सिक्के, काफी बार हम हमारे सिक्के, और कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नोट होती है, वो नोट दे देते हैं, और सिक्कों को हम ले लेते हैं चेंज के लिए, सिक्कों को ले लेते हैं, तो सिक्कों में से भी वायरसेस की संक्रमण हो सकता है। तो ये दूसरा मार्ग है, मतलब डायरेक्ट ड्रॉपलेट से रोगी व्यक्ति से किसी निरोगी व्यक्ति के श्वसन प्रणाली में जाना, ये एक मार्ग था। और दूसरा मार्ग जो है, जिसको फोमाइट्स कहते हैं, और ये जो निर्जीव सतह है, जो सरफेसेस है, उस सरफेसेस के जरिए भी इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। इसलिए शासन हमें हमेशा कहती है कि दिन में काफी बार अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर से क्लीन करिए। जब किसी सरफेस को तुम टच करते हो, लिफ्ट में टच करते हो, यहाँ पे मैंने चित्र में दिखाया है कि किसी दरवाजे का हैंडल है, उस हैंडल को टच करते हो, तो तुम्हें हाथ तुम्हारा क्लीन करना है, कि क्या पता हमारे पहले किसी व्यक्ति ने, कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने उस हैंडल को छुआ होगा,
या अभी बसेस चल रही है, बेस्ट बसेस की सर्विस अभी बंबई दे रही है, तो वहां पे बस के जो हैंडल्स होते हैं, उस हैंडल्स को भी किसी संक्रमित व्यक्ति ने अगर छुआ होगा तो वहां पे वायरसेस मौजूद होंगे। हम उस हैंडल को छुएंगे क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति नहीं, हमें मालूम नहीं किसी व्यक्ति ने छुआ है, उसको हम पकड़ेंगे, हमारे हाथ में वायरसेस आ जाएंगे। या लिफ्ट में भी ऐसे काफी बार हो सकता है कि लिफ्ट में ऐसे बटन्स होते हैं जहाँ पे हमें किस जगह पे जाना है, किस जगह जगह पे किस फ्लोर पे उतरना है या जाना है, उसको हम प्रेस करते हैं। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने छींकने के बाद कुछ लाखों में अगर वायरसेस उस बटन पे छोड़ दिए होंगे और उस बटन को हम छूते हैं, तो हमारे उस मतलब हाथ में कई हजारों वायरस आ सकते हैं और उसका संक्रमण हमें हो सकता है। या टॉयलेट्स में कुछ ऐसे फ्लश बटन्स होते हैं, स्विचेस होते हैं लाइट्स के स्विचेस, उनमें से भी संक्रमण हो सकता है। हाथ धोने के लिए जब हम जाते हैं तो हाथ धोने के लिए जो नल होता है, उस नल को तो हम धोते नहीं, हमारा हाथ धोते हैं और बंद करने के लिए उस नल को दोबारा हम टच करते हैं। और उस नल को किसी पहले संक्रमित व्यक्ति ने अगर टच किया होगा तो हमारे हाथ धोने के बाद भी हम उसको पकड़ते हैं और उस वायरस को लेके वहां से चलते हैं और हम ऐसे इंप्रेशन में होते हैं कि मैंने हाथ धो लिया है, डिसइंफेक्टेंट के बाद मैंने मेरा हाथ साबुन से धो लिया है। शासन कहता है, प्रशासन कहता है कि 20 मिनट के लिए धोना है, मैंने आधा घंटा धो लिया है, तो मेरे हाथ अभी क्लीन है, साफ है, कोई वायरस मौजूद नहीं। मगर ये हम भूलते हैं कि मेरे हाथ धोने के बाद मैंने उस नल को टच किया था और उस नल से मेरे हाथों में कुछ हजार वायरसेस आ गए हैं। सिक्कों से भी, पेन से भी इस वायरस का संक्रमण हो सकता है, मैंने बात बता दिया है। तो अभी ये सवाल पैदा होता है, ठीक है वायरसेस का संक्रमण होता है, जो काफी डिफिकल्ट बात है, काफी ध्यान में लाने की बात है कि इस संक्रमण से हम कैसे बचें। अगर बचना मुश्किल है तो क्या उसके लिए कोई दवा नहीं है तो कौन सी है? या कोई वैक्सीन नहीं, टीका नहीं उसके लिए है तो कब आने वाला है? तो ये सवाल हमारे आम आदमी के दिमाग में जरूर है। कुछ दवाओं की कोशिश जरूर जारी है, की जा रही है। अस्पताल में जब ये मरीज भर्ती हो जाते हैं तो काफी दवाएं उनको दी जाती है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। ट्रंप ने, आप सब लोगों को पता होगा ये न्यूज, जब ट्रंप ने हमें इंडिया को मांगी थी, जब सब लोगों को पता चली कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी उस पर शायद चलता है, फिर लोपिनावीर है, रिटोनावीर है, आइवरमेक्टिन है, एसिल्टामिवीर है, ये जो पिंक कलर में मैंने दिखाए हुए कुछ दवाइयां है, ये दवाइयां जरूर विषाणु के खिलाफ काम करती है, लेकिन हमें अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ काम करता है। सेफिक्सिम है, ऑगमेंटिन है, कुछ होम्योपैथिक ड्रग्स भी आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम। कहा जाता है कि आर्सेनिक एल्बम लेने से तुम्हारी इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति में बढ़ावा आ जाता है। फेरम फॉस जो है, इसको भी काफी हद तक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इसमें से कोई भी ऐसी दवा नहीं कि जिसका सबूत हमारे पास है, कॉन्क्रीट प्रूफ हमारे पास है कि ये कोरोना वायरस को मारता है। इसमें से कुछ कॉम्बिनेशन अस्पताल में यूज करते हैं। तो अब भी ये सवाल हमारे दिल में है कि अगर इसमें ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये कोरोना वायरस को मारता है, सिर्फ कुछ प्रूफ्स ऐसे हैं कि हाँ इसको इस्तेमाल कर दीजिए, आदमी ठीक हो जाता है, तो वैसे भी तो 81% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसमें से हम ऐसे अभी दावा नहीं कर सकते कि ये दवाइयां है कोरोना के अगेंस्ट, इसको इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो फिर वैक्सीन की बात चलती है कि वैक्सीन कब आने वाला है, आएगा या नहीं, टीका कब उपलब्ध होगा। मैं आपको कुछ एक बेसिक मूल तत्व से ये वैक्सीन कैसे काम करती है, टीका कैसे काम करता है, आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये कोरोना वायरस जो है, उस कोरोना वायरस के उसके अंग पर, उसके त्वचा पर ऐसे नुकीले कुछ पोर्शंस है। जब ये कोरोना वायरस अपने शरीर में आ जाएगा, तब अगर कम नंबर में है, तब अगर ज्यादा नंबर में है तो शायद हम उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। मगर जब कम नंबर में आ जाएगा, तब हमारे शरीर में ऐसी कुछ रक्त पेशियां हैं कि जो स्पेशल है, स्पेशल मतलब हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति पैदा करने के लिए वो काम करती है। तो ऐसा वायरस जब आता है तो कुछ दिन तक हमारी, उसको हम इस रक्त पेशियों में से दो पेशियों का मैं नाम ले रहा हूं, जिसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये जो पेशियां हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं उस वायरस के अंग को अभ्यासती है,
उसका स्टडी करती है, उसका अंग कैसे है, किस पोर्शन से ये वायरस हमें पकड़ता है, इसका अभ्यास करती है, इसका स्टडी करती है। और ये जो कोशिकाएं है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो उसके विरोध में कुछ ऐसे पदार्थ बना लेती है, ऐसे प्रोटीन्स बना लेती है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज वो वायरस के जो ऐसे अंग हैं जिनकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है, उस अंगों को जाकर चिपकते हैं, उससे बाइंड होते हैं, और ये बाइंड होने के बाद वो वायरस फिर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे एंटीबॉडीज हमारे शरीर में जब पैदा होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा शरीर प्रतिकार क्षम है, हमारे शरीर में कोरोना वायरस की प्रतिकार शक्ति है। या कोई टाइफाइड वैक्सीन लेता है और ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पैदा होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर टाइफाइड के अगेंस्ट प्रतिकार क्षम है। कॉलरा का वैक्सीन लेता है तो और उसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पैदा होती है तो हम कहते हैं कि इस कॉलरा के अगेंस्ट हमारा शरीर प्रतिकार क्षम है। तो इस प्रतिकार क्षम होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। वो जो समय है वो शायद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक उसकी आवश्यकता होती है। ये शरीर की तंदुरुस्ती पे डिपेंड करता है कि जितना तंदुरुस्त है आदमी उतना जल्दी एंटीबॉडी पैदा कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आदमी तंदुरुस्ती में थोड़ा कम है और ये प्रतिकार शक्ति पैदा करने के पहले ही ये जंतु संसर्ग और ये कीटाणु का संसर्ग उसको हुआ और प्रतिकार शक्ति पैदा करने के पहले ही वो आदमी बीमार हुआ। शायद उस कोरोना वायरस का अगर ज्यादा अटैक हुआ तो शायद मर भी सकता है। तो ये इस तरह से वैक्सीन काम करता है। ये जो डेढ़ मतलब ऐसे वायरस पैदा करते हैं कि जो हमारे शरीर में रोग नहीं करते मगर वो अंदर आ जाती है, उनका सरफेस जो है वो रोगक्षम वायरस से जो है उनकी समान होता है। तो जो रोग पैदा नहीं करते उनको देखकर रोगक्षम वायरसेस के विरोध में हमारा शरीर एंटीबॉडीज पैदा करता है। तो अभी कोविड 19 के अगेंस्ट क्या सिनेरियो है, कोविड 19 के अगेंस्ट वैक्सीन का क्या सिनेरियो है, कब आने वाला है वैक्सीन? कुछ हफ्तों पहले हमारे पास एक न्यूज थी, इंडिया टुडे से न्यूज थी, मैं भी देख रहा था, ये न्यूज लाइव देख रहा था मैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बना लिया है और उसके साथ हमारी इंडिया की कुछ कंपनी जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट पूना से, महाराष्ट्र से जो है उससे जुड़ी हुई है। तो इनके प्रयास से एक वैक्सीन आने वाला है मार्केट में। कोई भी वैक्सीन, कोई भी टीका मार्केट में आने के लिए अभी 1 साल का टाइम बता रहे हैं, 1 साल का वक्त बता रहे हैं। अगर ये कोरोना संकट नहीं होता, इतना सीरियस नहीं होता, पैंडेमिक नहीं होता, दुनिया के 250 से भी ज्यादा देश इससे संक्रमित हुए, इतना सीरियस अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो शायद इसका वैक्सीन या टीका आने के लिए 7-8 साल लग जाते। मगर जब ये सिचुएशन इतनी सीरियस है तो काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसमें जुड़े हुए हैं, रातों दिन काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि शायद 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इसका टीका हमारे साथ मौजूद होगा, हमें लेने के लिए मौजूद होगा। तो इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो टीका पैदा किया है उसकी 3 चरण में टेस्ट होती है। तो पहला चरण होता है किस एनिमल्स में, मतलब कुछ मंकीज में उसका टेस्ट हो जाता है और एक टेस्ट का रिजल्ट आने के लिए 2 या 3 महीने का टाइम लगता है। ना दिक्कत, बिना दिक्कत जब उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो 2 या 3 महीने का टाइम लगता है। अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती है तो टाइम शायद बढ़ सकता है। तो पहले चरण में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सक्सेसफुल रिजल्ट है मंकीज के साथ। दूसरा चरण भी उन्होंने किया है, कुछ लोगों को, लिमिटेड लोगों को, मतलब आदमी में टेस्ट चलता है उसका, तो लिमिटेड लोगों में उन्होंने टेस्ट किया है और उस लिमिटेड लोगों में भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो अभी CHADOX1N-COVID-19 नाम से वैक्सीन शायद मार्केट में आने वाला है। हमारी इंडिया के लिए सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को बनाने वाली है, शायद बनाने में जुटी होगी। कल 2 दिन में ही न्यूज थी कि ये टाइप का वैक्सीन शायद अक्टूबर के दरमियान हमारे साथ मौजूद होगा, मगर उसको अब भी टाइम है। तो आज की मौजूदा स्थिति यह है कि हमारे पास ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, टीका कोई नहीं है। फिर इंडिया की और एक इंस्टीट्यूट है भारत बायोटेक नाम से, हैदराबाद की जो कंपनी है, वो भी कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन पैदा करने में जुटी हुई है। उनका भी रिसर्च चल रहा है मगर वो नाजल वैक्सीन बनाने वाली है। यूएसए की कुछ कंपनी है, मॉडर्ना नाम से कंपनी है, उस कंपनी ने mRNA 1273 नाम से वैक्सीन पैदा करने वाली, उसके भी कुछ परीक्षण
उन्होंने किए हैं। चरण 1 का परीक्षण सक्सेसफुल हुआ है, चरण 2 का अभी जुलाई में वो लेने वाले हैं, चरण 3 का भी परीक्षण वो शुरू करने वाले हैं जुलाई में। तो मॉडर्ना भी एक यूएसए की कंपनी है जिसका वैक्सीन शायद मार्केट में आने वाला है। फिर नोवावैक्स नाम से एक कंपनी है जिसका भी वैक्सीन मार्केट में आने वाला है। NVX कोवी 2373 नाम से वो वैक्सीन आने वाला है। मगर इन सब टीकों को आने के लिए कुछ समय है। आज हम नहीं कह सकते कि हमारे साथ ये टीका मौजूद है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ टीका नहीं है। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स थे, ये पूरा देश में चल रहा था कि जो कंट्रीज BCG वैक्सीनेशन, ये स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट लिया हुआ वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट हम इंडिया के लोग अब भी ये वैक्सीन लेते हैं, बच्चों में ये वैक्सीन दिया जाता है। तो कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स थे कि जो कंट्रीज ये BCG वैक्सीन को लेते हैं, तो उन कंट्रीज में इम्यूनिटी पावर रिलेटिवली, मतलब जो कंट्रीज BCG वैक्सीन नहीं लेते उनमें ज्यादा दिखती है, मगर उसका कॉन्क्रीट प्रूफ आज भी अपने पास मौजूद नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी भी यूज करते हैं। अभी आज या कल ही न्यूज थी कि प्लाज्मा थेरेपी महाराष्ट्र में यूज करने वाली है। कुछ काफी इंस्टीट्यूट्स, काफी हॉस्पिटल्स ऐसे भी थे महाराष्ट्र में, इंडिया में भी थे कि जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी पहले भी यूज की थी। क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी दूसरी कुछ नहीं होती। अगर ये पिंक कलर का पहला व्यक्ति मैंने दिखाया है जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, और उसके बाजू में मैंने ब्लू कलर का एक व्यक्ति दिखाया है जो कोरोना से ठीक हो गया व्यक्ति है। वो ही संक्रमित व्यक्ति अगर कोरोना से ठीक हो जाता है, जिसको 2 स्टेजेस पास करनी पड़ती है। पहली स्टेज जो है वायरस का शरीर में आना, दूसरी स्टेज जो है वायरस का फेफड़ों में पहुंचना, जिसको शायद 8-10 दिन लग जाते हैं। तो उस दूसरी स्टेज के दरमियान, दूसरी और तीसरी स्टेज के दरमियान, ये जो नीला व्यक्ति है, वो नीला व्यक्ति उसके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा कर सकता है, और उस एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करके वो व्यक्ति का क्या होता है, ठीक हो जाता है, उसकी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एंटीबॉडीज के बल पर ही ये मरीज ठीक हो जाता है। अगर ये एंटीबॉडीज उसके रक्त में पैदा है, रक्त में मौजूद है, तो डॉक्टर्स ने ऐसा सोचा, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना उसके रक्त को हम यूज करें। पूरे रक्त को तो यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है, रक्त का जो तरल पदार्थ है, मतलब फ्लूइड पोर्शन है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उस प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज होती है। तो क्यों ना हम उस प्लाज्मा को सेपरेट करें, और जो ऐसा व्यक्ति है कि जिसको इस एंटीबॉडीज पैदा करने में काफी दिक्कत है, वो उसकी खुद ब खुद एंटीबॉडीज पैदा नहीं कर सकता है, तो उसको क्यों ना हम ये एंटीबॉडीज रेडीमेड दूसरे शरीर से, जिसके शरीर में मौजूद है, उसके एंटीबॉडीज इस शरीर को दे दे। कहने के लिए ये बहुत इजी है, मगर इसमें काफी दिक्कतें हैं। पहला तो दिक्कत ये है कि डोनर उसको चाहिए। जो आदमी कोरोना से ठीक हुआ है, वो आदमी उसका रक्त, उसका प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार होना चाहिए। वहीं से दिक्कतें शुरू होती है। और कितना प्लाज्मा लगता है किसी दूसरे कोरोना संक्रमित व्यक्ति को देने के लिए, प्लाज्मा थेरेपी के लिए? 250 से 300 ml प्लाज्मा लगता है, 250 से 300 मिली प्लाज्मा लगता है। और एक व्यक्ति का जब हम रक्त लेते हैं, तो 600 से 800 ml, 700 750 ml रक्त ले सकते हैं। तो उसमें से कितना प्लाज्मा, 50% प्लाज्मा होता है ब्लड में, तो 300 ml से शायद प्लाज्मा मिल सकता है। तो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति ठीक कर सकती है। और अगर मरीजों का संख्या देखिए, आप मरीजों का नंबर देखिए, तो काफी नंबर है उनका। डोनर अगर उतने होंगे तो शायद प्लाज्मा थेरेपी हम उतने सब मरीजों के लिए यूज कर सकते हैं, मगर डोनर उतने रेडी होने की जरूरत है। तो यह है प्लाज्मा थेरेपी का सिनेरियो। आयुष मंत्रालय ने कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी मेडिसिन के भी कुछ उपाय दिए हैं, जैसे दिन भर गर्म पानी पियो और 30 मिनट के बाद योगासन प्राणायाम, बिकॉज योगासन प्राणायाम के वजह से हम हमारी श्वसन प्रणाली को ठीक कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों में ताकत पैदा कर सकते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया जैसे मसालों का उपयोग करके खाना पकाइए। और कुछ काढ़ा दिया है उन्होंने, उस काढ़े का, च्यवनप्राश का और गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी मिल्क, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आयुष मंत्रालय ने दिए हुए कुछ सुझाव है, मगर उसका भी कुछ ऐसा डायरेक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको इस्तेमाल कीजिए तो आप जरूर कोरोना से फ्री हो सकते हैं। उन सभी दवाइयों से हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रतिकारक क्षमता बढ़ा सकते हैं हम। इसका मतलब आज क्या हुआ कि हमारे पास कोई दवा नहीं, कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक कॉन्क्रीट दवा नहीं या कोई टीका नहीं। तो क्या करे? आदमी रो रहा है, आदमी के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है, उसको सूझ नहीं रहा है कि इसके लिए क्या करे।
संक्रमण तो काफी एरिया में है, काफी लोग संक्रमित हुए दिख रहे हैं, हजारों में उनका नंबर बढ़ रहा है, तो हम क्या करें? जो संक्रमित नहीं है वो लोग घर में बैठे हैं, उनको घर के बाहर आना है, मगर ये वायरस आजू बाजू में मौजूद है, तो क्या करें? इसका जवाब किसी आम आदमी के पास नहीं था, मगर शासन और प्रशासन भी चुप नहीं बैठा था। इस आदमी को सिर्फ रोते हुए देखते चुप नहीं बैठा था, वो भी सोच रहा था कि क्या करे। उनके पास एक आंसर था, एक जवाब था। जवाब ये था कि देहांत से एकांत ठीक होगा, देहांत से एकांत ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब तुम कोरोना से संक्रमित होते हैं तो तुम्हारा देहांत ही होता है, मगर जिनका किसका होता है उनके लिए ये जो स्लोगन है देहांत से एकांत ठीक है। तो सरकार को इसका उत्तर मिल गया, क्या करे? तो सरकार ने क्या किया? माननीय पंतप्रधान महोदय जी ने ऐलान किया, आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन। 24 मार्च को रात 8 बजे ये ऐलान था। महाराष्ट्र में उसके पहले ही 2 दिन लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, मगर पूरे देश के लिए 24 मार्च रात को 8 बजे पंतप्रधान महोदय जी ने ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था। पूरे धार्मिक स्थल को बंद किया गया था। जरूरी था इसका, क्योंकि कुछ लोग अगर समझते नहीं थे, धार्मिक स्थलों में जाते थे तो शायद कोरोना का संक्रमण कर सकते थे, तो धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था। कोरोना अपने घर के बाहर था, लोगों को कहा गया था कि तुम घर के बाहर मत निकलो, एकांत में रहो, अपने लोगों के साथ रहो, वैल्यू टाइम बिताओ घर के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ। मगर ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें बाहर जाना ही था, उस कोरोना की कुलाड़ी को लांग कर वो बाहर जाते थे। कोरोना भी चुप नहीं बैठता था, कोरोना उनको पकड़ता था और उनको ऐसा लगता था कि मैं कुलाड़ी लांग कर बाहर गया हूं, और वो अंदर जब आते थे तो कोरोना को लेकर आते थे, घर के लोगों को फिर संक्रमण होता था। और पंतप्रधान महोदय जी ने कहा था कि लापरवाह रही तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमें कीमत चुकानी पड़ी। दूसरा लॉकडाउन आ गया 15 अप्रैल से 3 मई तक। उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग सबके लिए जरूरी है। ये रहा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, देख लीजिए काफी क्राउड है। और इधर दूसरी चित्र में आप देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन हमारे जूते हमने सोशल डिस्टेंसिंग में रखे हैं, और जो लोग बैठे हैं वो काफी इकट्ठा मौजूद है, इकट्ठा बैठे हैं। क्या उनमें सोशल डिस्टेंसिंग है? तो ये रहा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार को क्या ये बात नहीं दिखती थी? जरूर दिखती थी। लॉकडाउन 3 आ गया, 4 मई से 17 मई तक। और फिर जो सचमुच लॉकडाउन पाल रहे थे, जो सचमुच इन सब नियमों का पालन कर रहे थे, उनमें प्रॉब्लम था। घर में लोग थे, ऐसे कुछ लोग थे कि जहां तक अनाज पहुंचता नहीं था, बच्चों के लिए दूध पहुंचता नहीं था, दवाइयां पहुंचती नहीं थी, परेशान थे लोग। तो लोग सोचने लगे कि और फिर क्या, और आगे क्या है, आगे क्या है? ठीक है, 4 मई से 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन है, क्या शायद ये लॉकडाउन खत्म होगा? खत्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा। लॉकडाउन 4 आ गया, फिर 5 आ गया, जिसको पूरे देश में जारी किया गया। कुछ जगह पे उसको अनलॉक 1 भी कहा जाता था, कहा जाता है। अभी भी हम अनलॉक 1 में है। लोग सोचने लगे, अरे कितने दिन तक ये लॉकडाउन, कब तक लॉकडाउन चलेगा, कब खत्म होगा या नहीं, मार्केट कब शुरू होगा, हमारे बच्चों को दवाइयां कब मिलेगी, मेरा टूथब्रश खराब हुआ है, मेरी पेस्ट नहीं है, ये कब मिलेगा मुझे कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं पहनने हैं, मेरे बच्चों का बर्थडे है उसके लिए कपड़े लाना है, गिफ्ट लाना है, कब मार्केट शुरू होगा? देखिए दोस्तों, ये सवाल सिर्फ हमें नहीं, ध्यान रहे, मार्केट चालू होने का इंतजार सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोरोना वायरस भी कर रहा है कि कब मार्केट चालू होने वाला है, ये कब लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं और मुझसे मिलने वाले हैं। ये सवाल, ये सिचुएशन आज भी मौजूदा है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें तो कोरोना ग्रस्त नहीं होना है, कोरोना से संक्रमण नहीं करना है, हमें कोरोना फैलाना नहीं है, हमें तो बचना है। तो क्या करना है? संभल कर चले। शासन ये 1000 बार कह रही है कि संभल कर चले, सुरक्षित रहे। ठीक है, हमने सुन लिया संभल कर चले, अरे संभल कर चले, हम थोड़े ही गिर रहे हैं,
सुरक्षित रहे। बारिश आती है तो हम छाता लेते हैं, सुरक्षित हैं। धूप आते हैं तो छाता लेते हैं, हम सुरक्षित है। सुरक्षित रहे इसका मतलब ये नहीं है, तो क्या करें फिर? संभल कर चले मतलब क्या करें? सुरक्षित रहे मतलब क्या करें? सिचुएशन ऐसी है, लॉकडाउन खुला है, अनलॉक 1 है, लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ नहीं पहन रहे हैं, और हमें सुरक्षित चलना है, संभल कर चलना है, सुरक्षित रहना है। पर कैसे, क्या करें? सुरक्षित रहने के लिए, संभल कर चलने के लिए, ये आम आदमी के लिए जरूर दिल में सवाल है। अपने आप को बचाना है, दूसरों को सुरक्षित रखना है। दूसरे भी तो मैंने बताया कौन है? हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, माँ बाप है, बुजुर्ग है, दोस्त अहबाब है, अड़ोसी पड़ोसी है, सब लोगों को सुरक्षित रखना है। हमने देखा कि ये बीमारी कैसे फैलती है, उसका संक्रमण कैसे होता है, और हमारे पास कोई दवाई नहीं। वर्तमान में तो ये हाल है, हमारे पास कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं, कुछ नहीं है। और बीमारी को रोकने का केवल एकमात्र तरीका है, जरूर है हमारे पास। आप सब लोग जरूर एक्साइटेड होंगे, अरे क्या तरीका है बताइए, हमें जल्दी बताइए कि क्या तरीका है, तो उस तरीके को हम इस्तेमाल करेंगे। तरीका है, क्या है तरीका? इस वायरस के संपर्क में नहीं आना है, संपर्क में आने से बचना है। और वही बात आ गई, दोबारा वही बात आ गई, संपर्क में नहीं आना है, संपर्क में आने से बचना है। मतलब क्या करना क्या है? संपर्क में नहीं आना है, वायरस के संपर्क में आने से बचना है, तो हर किसी को क्या करना है? हर किसी को, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर किसी को ये 6 पॉइंट्स का, इस 6 नियमों का पालन करना है। ये 6 जो नियम है उनका पालन करना है। अपने हाथ अक्सर धोना है, निकट संपर्क से बचना है, जब दूसरों के आसपास हो तो अपने मुंह और नाक को कपड़े से कवर करना है, मास्क को पहनना है, खांसी और छींक को कवर करना है। हर एक को उन चीजों को साफ करना है जो कीटाणु रहित करना चाहते हैं, जिनके साथ वे संपर्क में आते हैं। जब मतलब मैं अभी यहाँ पे टेबल के सामने बैठा हूँ, तो ये टेबल के साथ, टेबल के संपर्क में मैं आता हूँ, पेन के संपर्क में आता हूँ, मोबाइल के संपर्क में आता हूँ, डोरबेल के संपर्क में आता हूँ, तो इन सब चीजों को साफ करना है, कीटाणु रहित उनको करना है। सभी को जोखिमों को सीमित करना चाहिए। तो ये 6 नियम है, इन नियमों को हमें बिल्कुल पालन करना है। इसका मतलब हमें इस वायरस के संक्रमण से बचना है, उससे दूर रहना है। हाथ धोना है, पहला नियम मैं बता रहा हूं कि अपने हाथ धोना है। अरे हाथ धोना तो क्या, बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि हाथ धो ले बेटा, हाथ धो ले, हाथ धो ले, दिन भर हम हाथ ही धोते हैं। मगर हाथ धोने की कुछ प्रोसीजर है, उसका कुछ प्रोटोकॉल है। क्या है प्रोटोकॉल? देख लीजिए। ये हाथ धोते समय साबुन या पानी को इस्तेमाल करना है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट से लिया हुआ वीडियो है। ठंडा या गर्म पानी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सोप और लिक्विड सोप भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए कोई सोप एंटीबैक्टीरियल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्लेन सोप आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सोप नहीं है तो काफी हद तक पानी को इस्तेमाल कीजिए, या कोई ऐसा सैनिटाइजर यूज कीजिए कि जिसमें अल्कोहल की मात्रा 60% है। कितने बार तक हमें हाथ धोने हैं? कम से कम 20 सेकंड तक। जब उस हाथ को हम 20 सेकंड तक उस डिटर्जेंट के कांटेक्ट में रखेंगे, तब हमारे हाथ से ये कोरोना वायरस का जो जर्म है, कोरोना वायरस जो है, वो मर जा सकता है, वो मर सकता है। उसके बाद किसी ड्राई टॉवेल या सिंपली ड्राई एयर में अपने हाथों को ड्राई कर दीजिए। टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो या कोई पेपर टॉवेल यूज कर सकते हो। यह है साइंटिफिक तरीका अपने हाथ धोने का। 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं। यहाँ पे नीचे मैंने एक नोट लिखी है, न धोए हाथों से। कभी कभार ऐसे हो सकता है कि मेरे पास डिसइंफेक्टेंट नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, मैं मार्केट में हूं, और कॉइन को छूने के साथ में मेरे दिमाग में ऐसा आया कि शायद मेरे कॉइन्स जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए होंगे, और मेरे पास कोई सैनिटाइजर नहीं है। तो उन हाथों से अपना नाक और मुंह, आंख
इसको कभी भी छूना नहीं है। जब तक तुम्हारे हाथ तुम धोते नहीं हो, सैनिटाइज करते नहीं हो, तो उन हाथों से हमें हमारी नाक, आंख या मुंह को छूना नहीं है। यहाँ पे वो प्रोटोकॉल मैंने दिया है, जो अभी मैंने प्रोटोकॉल बताया है कि हाथ को पूरे अपने जो फिंगर्स है उस फिंगर्स को एक दूसरे के साथ रब करना है, या नाखून से हमें अपने हाथ ऐसे रगड़ने हैं, और पूरा हाथ धोने के बाद कोहनी से, देखिए 11 नंबर के स्लाइड में दिखाया है कि कोहनी से उस टैप को बंद कर दिया गया है, नल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमारी कोहनी शायद ही हमारे नाक, मुंह और आंख से संपर्क कर सकती है, हमारा हाथ संपर्क कर सकता है। फिर किसी तौलिए से या ड्राई टिश्यू पेपर से अपना हाथ ड्राई कीजिए, या किसी हवा से ड्राई कीजिए। निकट संपर्क से बचना है, मगर कैसे बचना है? याद रखें कि बिना लक्षण वाले लोग जो है वो वायरस फैलाने में काफी सक्षम हो सकते हैं। तो अपने घर में या घर के बाहर लोगों के बीच कुछ दूरी रखनी है। लगभग 6 फीट की दूरी, कम से कम 6 फीट की दूरी की जरूरत होती है। ये 2 हाथ की लंबाई हो सकती है, 2 मीटर मतलब 2 हाथ की लंबाई हो सकती है। समूह में इकट्ठा नहीं होना है, भीड़ भरे स्थानों से बाहर रहना है, सामूहिक समारोह से बचना है। अपने घर के अंदर भी अगर कोई लोग बीमार है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कोरोना से बीमार है। कोरोना से बीमार है तो उसके लिए भी कुछ नियम है। अगर कोरोना से भी बीमार नहीं है मगर श्वसन प्रणाली की कुछ बीमारी है उसको, तो उसके निकट संपर्क से बचना है। कोरोना से भी बीमार है तो उसके निकट संपर्क से बचना है। अगर संभव है तो बीमार और अन्य घर के सदस्यों के बीच 6 फीट का अंतर बनाए रखना है। दूसरों से दूरी बनाए रखना उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो बहुत बीमार होने का अधिक जोखिम रखते हैं। मतलब जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पहले ही फेफड़ों की कुछ बीमारी है, उन लोगों को ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। तो यह है सोशल डिस्टेंसिंग। 2 आदमी कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रख के खड़े हैं, यह है करेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो चित्र मैंने लिया है कराड़ नगर पालिका की एरिया से लिया है। मैं कराड़ का रहने वाला हूं, जहां पे स्वच्छता का पहला प्राइज मिला है देश में, और कोरोना मुक्ति के और ये कराड़ चल रहा है, कराड़ तालुका चल रहा है, तो वहां से ली हुई ये तस्वीर है। देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग परफेक्ट फॉलो किया जा रहा है। ये भी सोशल डिस्टेंसिंग है। सब्जियां बेचने वाला भी बैठा है, उसके सामने सब्जियां लेने वाले बैठे हैं, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में है। तो इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग, ये जहां पे बैठना है हमें, एक कार्ड चेयर क्रॉस मार्क की हुई है कि वहां पे बैठने के लिए इजाजत नहीं है। तो ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरीका है। तीसरा नियम जो है, जब दूसरों के आसपास हो तो अपने मुंह और नाक को फेस मास्क से ढकना है, फेस मास्क यूज करना है। इस चित्र में मैंने एक अर्थ दिखाई है जो फेस मास्क से ढकी हुई है, कवर की हुई है, क्योंकि कोरोना का संकट एक पैंडेमिक संकट है। 250 से ज्यादा देश आज इस कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो पूरे अर्थ पे ये जरूरत है कि हर एक आदमी जब घर के बाहर जाता है तो उसको खुद को मास्क से ढकना है, फेस मास्क से उसका मुंह नाक को ढकना है। भले ही आप बीमार महसूस न करें, आप कोविड 19 दूसरों को फैला सकते हैं, उन 81% लोगों में से अगर आप हो। और जब कभी किसी को आवश्यकता के लिए बाहर जाना पड़ता है तो मुख पर फेस मास्क पहनना चाहिए। मगर अगर बच्चा है 2 वर्ष से कम उम्र का, या कोई ऐसा आदमी है जिसको खुद को कोरोना के संक्रमण के पहले ही सांस लेने में कुछ तकलीफ है, तो उन लोगों को ये मास्क पहनना नहीं है। इसका मतलब उन लोगों को बाहर ही नहीं जाना है। यदि आप संक्रमित है तो फेस मास्क अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए है। हेल्थ कार्यकर्ता के लिए कुछ अलग फेस मास्क हैं, तो वो फेस मास्क हम आम आदमी ने इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फेस मास्क है वो अलग है, क्योंकि अगर वो हेल्थ केयर कार्यकर्ता का जो फेस मास्क है, उस फेस मास्क से ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने की डिफिकल्टी हो सकती है। मगर हेल्थ केयर कार्यकर्ता के लिए वो जरूरी है, आम आदमी के लिए वो जरूरी नहीं। और अपने और दूसरों के बीच लगभग 6 फीट की दूरी रखने की आवश्यकता है। कपड़े का फेस मास्क सामाजिक दूरियों का विकल्प नहीं है। देखिए, अब हम जब फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 6 फीट के अंदर आ सकते हैं। वो उसका विकल्प नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी तो जरूरी है, उसके साथ फेस मास्क भी जरूरी है। यहाँ पे एक चित्र है जहाँ पे
ये फेस मास्क दिखाया हुआ है और नीचे स्ट्रेचर दिया है और चॉइस इज यूवर्स लिखा है। मतलब अगर आप फेस मास्क यूज करते हैं तो स्ट्रेचर की आवश्यकता नहीं होगी, फेस मास्क नहीं यूज करते हैं तो शायद स्ट्रेचर की आवश्यकता होती है। चॉइस इज यूवर्स। एडिशनली अब मार्केट में ये फेस शील्ड भी आया है, एक चित्र यहाँ पे दिखाया है मैंने। उस फेस शील्ड के जरिए हम एडिशनल फेस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस मास्क पहनने का भी कुछ प्रोटोकॉल है। पहले हाथ की सफाई करें, फिर फेस मास्क को कुछ प्लेट्स होते हैं, उस प्लेटों को अनफोल्ड करें। प्लेटें लोअर साइड की ओर होनी चाहिए। फिर मास्क नाक, मुंह और ठुड्डी के ऊपर रखिए। ठुड्डी मतलब ये जो पोर्शन होता है अपने मुंह के नीचे वाला, उसके ऊपर रखिए, ठीक तरह से रखिए। लचीली टुकड़ा जो फेस मास्क होता है उसको नाक के ऊपर फिट रखें। फिर मास्क नीचे ऊपर से फिट रखें, उसको कहीं भी गैप मत छोड़िए। 6 घंटे के बाद आपको मास्क बदलना है। और अपनी सांस की वजह से अगर वो मास्क 6 घंटे के पहले कभी गीला हो जाता है तो उस वक्त उस मास्क को बदलना है। बहुत सावधानी से मास्क को बदलना है, उसको निकालना है। निकालते समय पहले नीचे की स्ट्रिंग को निकाले, फिर ऊपर की स्ट्रिंग को निकाले। डिस्पोजेबल मास्क अगर होगा तो उसको दोबारा उपयोग में न लाए। एक उपयोग के बाद मास्क को संभावित संक्रमित चिकित्सा के रूप में देखना चाहिए। मतलब उस मास्क अगर हम संक्रमित है और मास्क पहनते हैं तो उस मास्क में काफी हद तक कोरोना वायरस का मौजूद होना हो सकता है। तो उस मास्क को किसी संभावित संक्रमित चिकित्सा के रूप में देखना चाहिए और उपयोग के तुरंत बाद उस मास्क को हम किसी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। अगर कोई मास्क रीयूजेबल है तो 6 घंटे के बाद उस मास्क को बदलना है, या जब भी कभी वो मास्क गीला हो जाता है तब बदलना है और दूसरे मास्क को इस्तेमाल करना है। पहले मास्क को डिटर्जेंट से धोने के पहले इस्तेमाल नहीं करना है, उसको डिटर्जेंट से धोना है, सुखाना है और फिर इस्तेमाल करना है। चौथा नियम यह है कि खांसी और छींक को कवर करना है। देखिए, खांसी और छींक इस संक्रमण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है खांसना और छींकना क्या है? आदमी और शरीर कब खांसता है, कब छींकता है? खांसना और छींकना क्या है? वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको प्रतिक्षिप्त क्रिया कहते हैं। मतलब हमारे हाथ में नहीं होता है। जब कोई पार्टिकल, कोई कण हमारी रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन प्रणाली में आता है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऊपर की श्वसन प्रणाली में अगर वो पार्टिकल चिपक जाता है तो हम छींकते हैं। वही पार्टिकल जब हमारी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब नीचे की ओर फेफड़ों में चला जाता है या उसके ऊपर रह सकता है तो हम खांसते हैं। तो खांसना या छींकना ये हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है, वो हमारे हाथ में किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कब खांसता है, कब छींकता है? जब कोई ऐसे पार्टिकल हमारे शरीर में आता है, वायरस आ जाता है, वायरस का संक्रमण फेफड़ों में हो जाता है, तब आदमी खांसता है। वायरस का संक्रमण किसी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जाता है, तब वो संक्रमित व्यक्ति छींकता है। तो खांसना छींकना किसी के हाथ में नहीं होता है। तो उस खांसी और छींक को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोविड 19 के प्रसार को अगर रोकना है तो इस खांसी और छींक को कवर करना बहुत जरूरी है। मगर कैसे कवर करें? ये ड्रॉपलेट जो बाहर निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट्स को कैसे कवर करें? हमें आदत है, बचपन से ये सिखाया गया है। बच्चों को ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर खांसना है तो तुम्हें हाथ से अपना मुंह कवर करना है। छींकना है तो हमें अपने हाथ से अपना मुंह कवर कर दिया है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है अभी, क्योंकि हमारे हाथ उस संक्रमण को भी ज्यादा तौर पर फैला, उस वायरस को ज्यादा तौर पर संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए अभी हमें हाथ में खांसना नहीं है, तो अपने कोहनी में खांसना है, कोहनी में छींकना है। पहले तो ये प्रयास होना चाहिए कि अपने हर एक के पास एक थिक टिश्यू पेपर होगा। अभी हम जब घर के बाहर जाते हैं, पहले हमारा वॉलेट लेते थे, पेन लेते थे, घड़ी लेते थे, हैंकरचिप लेते थे, हमारी प्रायोरिटी कुछ ऐसी थी। मगर उनके साथ अब हमारी प्रायोरिटीज में, हमारी लिस्ट में ये भी चीजें मौजूद मौजूद होना जरूरी है कि एक थिक टिश्यू पेपर होना जरूरी है, मास्क होना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल अगर हो सके तो उसको लेना जरूरी है। तो ये बातें अभी हमारे साथ होना जरूरी है, हमारे लिस्ट में इसका भी शामिल होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास मोटा टिश्यू पेपर है, थिक टिश्यू पेपर है, तो ये पहली बात है, ये पहला प्रयास होना चाहिए कि जब कब हम खांसते हैं, जब कब हम छींकते हैं, तो हमारी खांसी और छींक को हम किसी थिक टिश्यू पेपर से कवर करते हैं।
तो जब जो बूंदे हमारे सांस से बाहर पड़ेगी खांसी के समय और छींकने के समय, तो उस ड्रॉपलेट्स को हम इस टिश्यू पेपर में कवर कर सकते हैं। रोग फैलाने का ये जो तरीका है, इसको रोक सकते हैं। श्वसन शिष्टाचार में मुंह और नाक को धोना, हाथ को धोना, इसका अभ्यास करना, इस कीटाणु को फैलाने की इसका अभ्यास करना और इसको पालना जरूरी है। इसको अगर हम पालते हैं, इसको अगर हमारे श्वसन शिष्टाचार में लाते हैं, तो कीटाणु फैलाने की, इस वायरस को फैलाने की संभावना कम हो सकती है। मगर मगर सुनिए दोस्तों, जो टिश्यू हमने यूज किया है खांसने के लिए और छींकने के लिए, उस टिश्यू को तुरंत ही किसी डस्टबिन में फेंकना उतना ही जरूरी है जितना कि हम खांसते समय और छींकते समय उस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना। तो उस टिश्यू को तुरंत ही ऐसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए जहां जिसका डिस्पोजल ठीक तरीके से होगा। अगर टिश्यू पेपर नहीं है, समझो हम भूल गए हैं टिश्यू पेपर लेना, तो हमें हमारी कोहनी में चित्र में दिखा है कोहनी क्या है, तो हमारी कोहनी में हमें छींकना है। कोहनी में छींकने से क्या होता है, इस वायरस का जो ड्रॉपलेट बाहर, मतलब हमारे छींक से या खांसी से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आने वाले हैं, जो बूंदे हमारे बाहर आने वाली है, उसको हम, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काफी काफी हद तक हम कर सकते हैं। हमारे कोहनी में ही उन ड्रॉपलेट्स को हम रोकते हैं। मगर उस कोहनी का भी छींकना ये दूसरा पर्याय है, पहला पर्याय है हमें टिश्यू पेपर यूज करना है। समझो कोहनी भी हम नहीं यूज कर सकते और टिश्यू पेपर भी हमारे पास नहीं है और छींक आ गई है, खांसी आ गई है, तो देखिए किसी भी हाल में हमें छींक को रोकना नहीं है, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। बॉडी उन वायरसेस को, उन कीटाणुओं को बाहर फेंकने का प्रयास कर रही है। उनको रोको मत, क्योंकि अगर हम रोकेंगे उसको तो उसका कोई बुरा असर हमारे शरीर पर हो सकता है, क्योंकि वो एक प्रेशर पैदा कर सकता है। तो वो नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, तो ठीक है, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं है तो हाथ में छींकिए, सीधा अपने हाथ में छींकिए, हाथ में खांसिए, मगर देखिए कि तुरंत अपने हाथ को धो ले। हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि अपने उस वॉलेट के साथ, पेन के साथ, घड़ी के साथ, गॉगल के साथ इसका इस्तेमाल होना भी आज जरूरी है। अपने लिस्ट में इसको भी इस्तेमाल शामिल करना जरूरी है कि हमारे साथ हैंड सैनिटाइजर है। तो उस हैंड सैनिटाइजर को आप लीजिए। अगर हम हाथ में छींकते हैं तो हैंड सैनिटाइजर के साथ अपना हाथ दोबारा 3 बार साफ कीजिए, ताकि हमारे हाथ पे जो वायरसेस लगे हैं उन वायरसेस को हम मार सकते हैं। हमें साफ और कीटाणु रहित जो सतह है हमारे साथ, जो सरफेसेस है, उन सरफेसेस को साफ और कीटाणु रहित करना है। ये चौथा नियम है। इसमें टेबल है, लाइट स्विचेस है, काउंटर टॉप्स है, हैंडल्स है, डेस्क है, फोन है, कीबोर्ड है, शौचालय है, शौचालय में यूज किए जाने वाले या बेसिन पे यूज किए जाने वाले नल है, सिंक है, काफी काफी हद तक अपने लिफ्ट के जो स्विचेस है वो है, काफी हद तक ये सब चीजें जो है उन चीजों को हमें साफ करना है, डिसइंफेक्ट करना है, कीटाणु रहित करना है। आईपीए पंजीकृत कीटाणु नाशक अगर इसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लाइसोल है, डेटॉल है। हमारे यहाँ पे एक सह्याद्री नाम से शुगर फैक्ट्री है, तो उस शुगर फैक्ट्री ने भी हमारे लोगों के लिए, मतलब पब्लिक के लिए, ये सब लोगों के लिए एक सह्याद्री नामक एक डिसइंफेक्टेंट बनाया है और वो डिसइंफेक्टेंट वो दे रहे हैं। तो किसी भी अच्छे आईपीए पंजीकृत डिसइंफेक्टेंट को यूज कीजिए और अपने जो सतह हैं, अपने जो सरफेसेस हैं, टेबल, पेन, मोबाइल भी अगर हम यूज करते हैं बाहर से आने के बाद, तो मोबाइल को भी अगर टिश्यू पेपर भी हम थोड़ा डिसइंफेक्टेंट ले लेते हैं तो मोबाइल का सरफेस भी हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत है। ये चौथा नियम है। पांचवा नियम जो है कि सभी को जोखिमों को सीमित करना है, अपने अपने रिस्क को सीमित करना है। तो क्या करना है, उसमें भी कुछ नियम है। तो हदबंदी है। हदबंदी मतलब यू लिमिट, बाहर जाना हमें खुद को लिमिट करना है। अब तो लॉकडाउन खुला है, अनलॉक 1 आ गया है, तो क्यों लिमिट करें हम, हमें तो बाहर जाना है। तो उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं, अगर जाना ही है, जरूरी है, कुछ सब्जियां लाने जाना ही है, कुछ खरीदने जाना ही है, तो 2, 3, 4 सदस्य एक ही परिवार से क्यों जाए। जरूरत क्या है, उस चीज को जाके मार्केट से लाना है, तो किसी एक या मैक्सिमम 2 सदस्य ही चुने जाए कि जो इस आवश्यक काम चलाने के लिए, और जिनको अधिक जोखिम नहीं है, हाई रिस्क में नहीं है वो लोग,
तो वो लोग ही सिर्फ जा सकते हैं। हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, हर रोज मत बाहर जाइए। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार ऐसा दिन चुनिए कि जहाँ पे, और जब भी कभी आवश्यकता है, जरूरी है कि हमें बाहर जाना है, कोई व्यक्ति हमारे घर में सपोज समझो बीमार है और उसको लेके जाना है हमें हॉस्पिटल में, तो केवल 2 ही व्यक्ति बाहर जा सकते हैं। मास्क पहनना, रिस्क को कम करना मतलब मास्क पहनना, भीड़ से बचना, सामाजिक दूरी की कोशिश करना और कामों को चलाने के लिए इन अनुशासित सुझावों का पालन करना। इन सब नियमों का पालन करना मतलब रिस्क को सीमित करना है। यदि संभव है तो इस अवधि के दौरान, मतलब जब ये अनलॉक 1 चल रहा है, तो इस अवधि के दरमियान और जब बाहर जाते हैं तो उसके दरमियान सार्वजनिक परिवहन जैसे ट्रेन, बस उसका उपयोग न करें। तो फिर क्या करें? बाहर तो जाना है, हमारे पास हमारी व्हीकल नहीं है तो क्या करें? तो अगर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहते हैं तो 6 फुट की दूरी बनाए रखना है, बार बार छूने वाली सतह को नहीं छूना है, हाथ को धोना है, बाहर निकलने के बाद जितने जल्दी हो सके हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है। एक कार में सवारी करनी है, हाँ, एक कार में सवारी न करे, मगर अगर करनी है तब क्या करना है? तो निकट संपर्क सीमित करे और वाहन से दूसरे के बीच जगह बनाए। विंडो को खोलकर यानी नॉन सर्कुलेशन मोड पर एयर कंडीशनर लगाकर कार में एयर फ्लो में सुधार करे। घर लौटने के बाद तुरंत ही अपने हाथ धो ले। घर में अधिक जोखिम वाले अगर लोग हो तो उनसे बचे, मतलब उनसे दूरी रखे। बच्चों के साथ भी उन लोगों ने दूरी रखना जरूरी है। गले लगाना गलत है, गले मत लगाइए। चुम्बन मत लीजिए, बच्चों का चुम्बन लेना टालिए। इन बातों को, बंटवारे के भोजन या पेय से बचना है। कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि हाँ ये मेरा, मैं खाना खा रहा हूँ, ले ले बेटा, तुझे भी ले ले, तू भी खा ले। बंटवारे से नहीं खाना है, बंटवारे से पेय नहीं पीना है। तो बंटवारे का भोजन या पेय से बचना है। रिस्क को कम करने के लिए दूसरा उपनियम जो है कि कमजोर सदस्यों को बच्चों की देखभाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि कमजोर सदस्यों को संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने बच्चों की देखभाल नहीं करनी है। घर का कोई भी सदस्य अगर बीमार हो तो उसको अलग रखना है। बीमार व्यक्ति के साथ एक बेडरूम में साझा करना है। बेडरूम में हेड और टो, ये हेड टू टो ऐसा एक सोने का तरीका है, उसको हमें पालन करना है। पोस्ट लॉकडाउन कार्यालय का काम कैसे चलना चाहिए? लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5 अनलॉक में अर्थव्यवस्था को भी फिर से चलाना जरूरी है। तो शासन ने ये पोस्ट लॉकडाउन कार्यालय के भी कुछ नियम दिए हैं कि जिसमें ये जो 6 नियम हमने देखे थे, उन 6 नियमों का पालन है कि जो कर्मचारी आने वाले हैं उनका थर्मल चेकिंग करना है, उनका स्वास्थ्य और स्वच्छता की जरूरी जो चीजें हैं, मास्क पर्याप्त लेवल पे सप्लाई करना है, हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होना है, थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यकता है। इन सब चीजों को अगर हम यूज करते हैं, कर्मचारियों के लिए भी कुछ निर्देश है, मतलब 24/7 कीटाणुनाशकों को यूज करके तुम्हारा जो परिसर है उस परिसर को साफ रखना है, एरिया को साफ रखना है। प्रवेश स्वास्थ्य जांच की जरूरत है। सभी नियोक्ताओं को हैंड सैनिटाइजर और मास्क प्रदान करना जरूरी है। माल सपोज कोई मटेरियल आ रहा है, सप्लाई करना है, तो उनको भी क्वारंटाइन, मतलब उस मटेरियल को अलग से रखना जरूरी है, और रखने के बाद तुम उसको सप्लाई कर सकते हो या ला सकते हो। शारीरिक दूरी मतलब सोशल डिस्टेंस की जरूरत है। शिफ्टों में काम करना, इसका सुझाव ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर काफी लोग इकट्ठा हो गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर हो सके तो शिफ्टों में काम करना जरूरी है। और 2 शिफ्टें अगर हो तो उस 2 शिफ्टों में 1 घंटे का अंतर रखना भी जरूरी है। फिर कोविड-19 के मामले में खोज पर परिदृश्य योजना उस कंपनियों के साथ होना भी जरूरी है। अगर कुछ कुशल श्रमिक है तो उनका वहां होना अगर जरूरी है तो उनके वहां होने के लिए एक स्पेशल मतलब हैंड सैनिटाइजर, उनका क्लीनिंग, उनको मास्क सप्लाई करना, उनका थर्मल टेस्टिंग वगैरह, उनके लिए सब पूरी अगर सब प्रोविजन हम दे सकते हैं तो उसकी आवश्यकता है। अगर कोई एरिया, बड़ा परिसर डिसइंफेक्ट करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो 1%। तो उसको बनाने का तरीका मैंने इस टेबल में दिया है। ये एक व्हाट्सएप से मिली हुई एक वीडियो है जिसको हम देख सकते हैं। गौर से देखिए इस आदमी को, कितना खुश है कि उस पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव हो रहा है।
इतना खुश कि इससे कोरोना वायरस मर जाएगा, ये गलत है। और ये सब लोग भी ड्रोन से स्प्रे, टनल में स्प्रे, सड़कों पे स्प्रे, लोगों पे स्प्रे, ये सब गलत है। मैं बताती हूँ क्यों। कोविड-19 के दौरान सफाई और सतहों के डिसइंफेक्शन को लेकर WHO ने 16 मई 2020 को ये डॉक्यूमेंट जारी किया। WHO का कहना है कि छिड़काव बेअसर है, बल्कि इससे स्वास्थ्य पर उल्टा असर पड़ सकता है। WHO घर के अंदर और बाहर डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव की सलाह नहीं देता है। डिसइंफेक्टेंट धूल से इनएक्टिव हो जाता है और ये संभव नहीं कि इन सभी जगहों को अलग से साफ कर ऑर्गेनिक मैटर हटाया जा सके। और इंसानों के लिए प्लीज रुको। लोगों पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किसी भी तरह सही नहीं है। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर नुकसानदेह हो सकता है और इससे संक्रमित शख्स को संक्रमण फैलाने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और इन केमिकल से आपको नुकसान पहुंच सकता है। डिसइंफेक्टेंट इन अलग अलग केमिकल से बनता है, जिससे आंखों और त्वचा में जलन, सांस लेने में परेशानी, जी मचलना और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। WHO से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2020 को चेतावनी जारी की थी। ये वार्निंग बरेली में प्रवासी मजदूरों पर हुए डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव का वीडियो वायरल होने के बाद आई थी। एडवाइजरी में लिखा है, किसी शख्स या ग्रुप पर केमिकल डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव फिजिकली और साइकोलॉजिकली नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो शख्स कोविड-19 वायरस के संपर्क में आया भी है तो भी शरीर पर डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव से अंदर वायरस खत्म नहीं होगा। साइंस में ये सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि कपड़ों और शरीर पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव असरदार है। तो अगर आप अपने आसपास ऐसा होता देखते हैं या टनल देखते हैं या ऑफिस के बाहर गार्ड आप पर छिड़काव करने की कोशिश करता है तो उसे मना करें। मास्क पहनें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने हाथ धोएं। ये कराड़ नगर पालिका कर्मी का एक फोटोग्राफ है, जिसमें अभी मैंने बताया कि अपने शरीर पर ये डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे नहीं करना है, मगर कोविड-19 रोगी के शरीर का दाह संस्कार करने के बाद ये लोग अपने शरीर पर ये सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मरा है कोविड-19 की वजह से तो उस वायरस का संक्रमण उसके शरीर पे ज्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए वो शरीर पे पीपीए पहने हुए लोग हैं ये, तो पीपीए किट के ऊपर उसका सैनिटाइजर का स्प्रे करना जायज है। अभी वक्त है कि स्कूल और कॉलेजेस खोलने का, तो स्कूल और कॉलेजेस खोलने के बाद क्या करें। देखिए, ये भी एक व्हाट्सएप पे आया हुआ वीडियो, किसी दूसरे देश का वीडियो है। और ये थर्मल टेस्टिंग के बाद स्कूल में चला गया। ये किसी दूसरे देश का वीडियो था, मगर इससे बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि किसी बच्चे के शरीर पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए इससे बेहतर हम हमारे देश में कर सकते हैं। अभी जहाँ पे ये स्कूल्स खुलने वाली है, तो बुक सेलर्स है, स्टेशनरीज है, जहाँ पे काफी हद तक लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये करार में जारी किए हुए कुछ नियम है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पालना जरूरी है, और उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि वहाँ क्या, अगर वो कोई ग्राहक होगा तो उसने वहाँ पे आकर ढूंढना नहीं चाहिए कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, हाँ मुझे ये चाहिए। तो आपके पास वो प्रॉपर लिस्ट होना जरूरी है। उसको कैरी करने के लिए आपके पास बैग होना जरूरी है, और कोई भी चीज आपको वहाँ पे हैंडल नहीं करनी चाहिए, और उसको एक्सचेंज करके नहीं मिलेगा। ये हमारे यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ साइंस कराड़ से एक वीडियो है, जहाँ पे प्रिंसिपल साहब खुद के हाथ को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं,
हमारे पास डिसइंफेक्टेंट होता है, मगर डिसइंफेक्टेंट को हमारे पास हाथ में लेना पड़ता है और उस हाथ से लेकर हमारे हाथ में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके फिर हमारा हाथ डिसइंफेक्टेंट करते हैं। मगर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट के बोतल को छुए बगैर हम हमारा हाथ डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। देख लीजिए। हमारी कॉलेज में हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये सोशल, अगर जब कभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग किया हुआ है। तो इसके पूरे नियम का पालन हमारे कॉलेज में, हमारी महाविद्यालय में जरूर होने वाला है। आपको अगर अपने कार्यालय से घर पे आना है तो क्या करना है? समझो कार्यालय से मुझे निकलना है 6 बजे, तो मैं घर पे फोन करके कहूंगा कि मैं अभी 6 बजे कार्यालय से निकलने वाला हूं या 6:15 बजे कार्यालय से निकलने वाला हूं। तो आपका अपना गेट जो है, उस गेट को खुला रखिए, दरवाजे को अंदर से लॉक मत कीजिए, क्योंकि मुझे चाबी इस्तेमाल नहीं करनी है। गेट को किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है। और आने के साथ मेरे पास जो कुछ चीजें होगी, मतलब मोबाइल होगा, पेन होगा, स्पेक्टेकल होगा, जो भी कुछ होगा, उसको मैं बाहर एक सतह पे रखूंगा, वहां पे उसको डिसइंफेक्टेंट करने की कोई प्रोविजन होगी। और फिर मैं ऐसे ही मेरे कपड़ों के साथ बैग होगी, उसको भी मैं बाहर रखूंगा। कपड़ों के साथ मैं किसी बाथरूम में चला जाऊंगा, बाथरूम में मेरे वहां पे डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से भरे हुए कोई बकेट होगी, मेरे पूरे कपड़े में निकालूंगा, उस बकेट में डिसइंफेक्ट करने के लिए डिटर्जेंट में उनको डाल दूंगा। वहां पे मैं बाथ ले लूंगा, नहाऊंगा, डिसइंफेक्टेंट यूज करूंगा और फिर मैं उस बाथरूम से बाहर आऊंगा। तो आपको अगर अपने कार्यालय से घर आना है तो घर में क्या करना है, तो ये चीजें सब करनी है। यहाँ पे थैंक कहने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए मैंने ये चित्र दिया हुआ है कि जहाँ पे एक पौराणिक कथा है हमारे पास। श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद एक महाप्रलय था और उस महाप्रलय से उस वसुदेव को श्री कृष्ण को लेके जाना था, तो एक टोकरी में श्री कृष्ण को लेके वसुदेव चला गया था। मगर यहाँ पे जब कोरोना का महाप्रलय है हमारे आसपास, तो ऐसे काफी वसुदेव हमारे समाज में मौजूद हैं। खुद हमारी सरकार, देश की सरकार, हमारे स्टेट की सरकार जो है, वो इस वसुदेव का रोल प्ले कर रही है। प्रशासन जो है, सब प्रशासकीय कर्मचारी हो गए, प्रशासक हो गए, सब पूरे लोग इस वसुदेव का रोल प्ले कर रही है। चिकित्सक है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वार्ड बॉयज है, सफाई कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल्स को साफ करते हैं, जहाँ पे कोरोना संक्रमित लोगों को रखा गया है उस विभाग को साफ करते हैं, आइसोलेशन वार्ड है वहां पे साफ करते हैं, क्वारंटाइन एरिया जो है वहां पे साफ करते हैं, और कोई देह संस्कार करते हैं तो उस एरिया को भी साफ करते हैं। तो ये सफाई कर्मचारी, ये पूरे कोरोना वॉरियर्स है। पुलिस विभाग, दाह संस्कार करने वाले कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट के सब लोग हैं, भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन देने वाले भी लोग हैं। ये सब लोग जो है ये वसुदेव के रूप में हमारे पास मौजूद है। और हम लोगों को एक टोकरी में बिठा के इस कोरोना के महाप्रलय से ये वसुदेव हमें बाहर ले जाने वाले हैं। ये न करे कि कोई इस टोकरी से बाहर जंप करे, कोरोना महाप्रलय में व्यक्ति शायद बह जाएगा। मैं इन सभी लोगों का, इन सभी कोरोना वॉरियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई कोरोना 19 के खिलाफ है, एक दूसरे से नहीं है। तो हम मिलकर डट से इस कोरोना 19 से लड़ेंगे। एक आयुष मंत्रालय का ये वीडियो है मेरे पास, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है।
आखिर में मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रस्तुति को बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मेरी मदद की, जिसमें भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है, कुछ वीडियो ले ली है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इंडिया टुडे न्यूज चैनल है, बियॉन्ड न्यूज चैनल है, एशिया नेट हिंदी न्यूज चैनल, आयुष मंत्रालय भारत, एबीपी न्यूज, सीडीसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, क्यू फिट से मैंने, कराड़ नगर पालिका है, कराड़ नगर पालिका कराड़ जो है, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा विशेष धन्यवाद जो है श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के बोर्ड फॉर हायर एजुकेशन सभी मेंबर्स, सभी ने बहुत ही सहकार्य किया है, तो इन सभी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ साइंस कराड़ के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिर में सभी को धन्यवाद। Thank you, sir, for your excellent informative talk on living with COVID-19. Now there will be discussion session as many participants are asking the questions. I request Dr. Jaising Patil to take over the charge for the discussion session. Patil, sir. Thank you, Poddar sir. Thank you very much, Sheikh sir, for giving such a very informative talk in a very simple language. Welcome, sir. Now, on the behalf of participants, I'm going to ask very few questions because actually there are so many questions that have been asked by the participants. But due to the limitation of time, we are going to discuss only few questions here. So the first question is this a truth or a myth that drinking of hot water and consumption of hot drinks can help in curing COVID-19 effectively? The question is asked by Priyanka Yadav Madam, RBS College, Agra. देखिए, ये काफी हद तक सवाल पूछा जाता है जब भी कभी कोविड-19 की बात निकलती है, मगर आज तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी स्टडीज का रिपोर्ट या उसका रिसर्च पेपर हमारे पास ऐसा कोई मौजूद नहीं है कि इसी तापमान से वो वायरस इतने हद तक मर सकता है या कुछ हो सकता है। तो आज के समय पर ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको माइथ नहीं कहा जा सकता या ये फेक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पास प्रूफ नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस बात के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। Okay, thank you, sir. The second question is there any correlation between COVID-19 and blood group? The question is asked by Sumalata Firangi sir from Gudvallari Engineering College, Andhra Pradesh. इसका भी विषय काफी हद तक रिसर्च पेपर्स में चल रहा था कि कोई ब्लड ग्रुप का या कोविड-19 का कोरिलेशन है, जेंडर का कोरिलेशन है, एज का कोरिलेशन है, ये काफी बातें चलती रही है। मगर अगर आप संख्या देखें, संक्रमित संख्या देखें, तो इस संक्रमित संख्या में ऐसा कोई कोरिलेशन दिखता नहीं है कि इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए ही ज्यादा कोविड-19 से संक्रमित, कोरोना से संक्रमित होने की चांसेस है, तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। Thank you, sir. Now the last question is how to recognize a silent carrier. The question is asked by Shivani Kharade, Department of Biotechnology, Shivaji University, Kolhapur. ये जो कैरियर है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसलिए तो उसको साइलेंट कहा जाता है। साइलेंट कैरियर नाम ही ऐसा है, क्योंकि वाई साइलेंट, इफ यू कुड रिकॉग्नाइज देन वो साइलेंट नहीं रह सकता ना। मगर ऐसा नहीं है कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर संक्रमण है और समझो अगर 100% पॉपुलेशन को हमने टेस्ट कर दिया ये कोरोना टेस्ट से, और उसमें से ये 81% लोग हमने चुने अलग से कि जिसमें लक्षण नहीं दिखते, तो उन लोगों को हम साइलेंट कैरियर कह सकते हैं। मगर आज की मौजूदा स्थिति में अगर इन लोगों को हम टेस्ट नहीं करते तो उनको रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट है। Okay, thank you.